नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो उसी पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आज की वीडियो का कंटेंट आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अर्थक्वेक के डेफिनेशन यानी कि भूकंप क्या होता है, साथ में अर्थक्वेक्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का भूकंप होता है, इस भूकंप के दौरान जो वेव्स निकलती हैं जिन्हें सीस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और साथ साथ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारतवर्ष में कुल कितने जो है भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा गया है, यानी कि अर्थक्वेक जोन्स को बांटा गया है, जिसमें यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड को जोन 5 के जो है अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अर्थक्वेक को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी वहां पर समस्याएं हैं, उनको क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है कि भूकंप क्या है, अर्थक्वेक क्या है। देखो, साधारण अर्थों में यदि बताया जाए तो पृथ्वी सतह पर उठने वाला या होने वाला कोई भी कंपन जो होता है, कोई भी वाइब्रेशन जो होता है या शेकिंग ऑफ अर्थ जो होता है, उसी को हम लोग भूकंप का नाम दे देते हैं। अब सवाल यह होता है कि वास्तव में इस भूकंप की उत्पत्ति होती कैसे है। तो चलिए दोस्तों इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए देन एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग और द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ जो है इस पे कंपन जो भी हो रहा है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। और ये एक नेचुरल इवेंट है, यूजुअली इट इज अ नेचुरल इवेंट, यानी कि प्राकृतिक एक घटना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि भूकंप सिर्फ प्राकृतिक कारणों से आता है, नो, इसमें मैन मेड कारण भी हो सकते हैं, यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल या मानव जनित भूकंप भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मानवों के द्वारा जो है कोई परीक्षण किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है, बड़े बड़े धमाके किए जाते हैं, तो उस दौरान भी भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। हालांकि उसकी इंटेंसिटी कम हो, तीव्रता कम हो, लेकिन मानव जनित भूकंप भी होते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं नेचुरल जो भूकंप आते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है एनर्जी जनरेट होने के कारण। यानी कि होता क्या है, अर्थ सरफेस के नीचे जो लिथोस्फीयर है, इस लिथोस्फीयर में जो फोकस पॉइंट है, फोकस का मतलब होता है जहां पर पहली बार अर्थ के नीचे भूकंप ओरिजिनेट होता है, यानी कि द ओरिजिन प्लेस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज फोकस। फोकस उसे कहा जाता है। तो जब फोकस में जो है दो प्लेटें आपस में टकराई, इस कारण से अगर टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है तो वहां पर क्या होती है, वहां पर कुछ तरंगे निकलती हैं, कुछ जो है वहां पर वेव्स जनरेट होती है। और ये वेव्स करती क्या है, ये अर्थ सरफेस के नीचे सभी डायरेक्शंस में गति करती है, मूवमेंट करती है, और इसी प्रकार से भूकंप जनरेट होता है। अब सवाल आता है कि फोकस से जब ये सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स, तो जिस प्लेस को ये अर्थ पर सबसे पहले हिट करता है उस प्लेस को हम लोग नाम दे देते हैं एपिसेंटर का। हिंदी में कहें तो इसे अभिकेंद्रण कहा जाता है, यानी कि एपिसेंटर जो है इसको हिट करता है। जी हां दोस्तों, The points where the earthquake starts यानी कि ओरिजिनेट होता है इज कॉल्ड फोकस एंड समटाइम्स हाइपोसेंटर। इसको फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, यानी कि पृथ्वी सतह पर पहुंचने के लिए ये सभी दिशाओं में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, यानी कि चलती हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर एंड इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, यानी कि जहां पर पहली बार भूकंप को महसूस किया जाता है उस स्थान को अभिकेंद्रण अथवा एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सामान्य परिभाषा जो भूकंप की होती है उसमें आप लोग जो है क्लियर इसको समझ पाए होंगे। यदि हम लोग आगे बढ़े, the energy release of the energy during an earthquake generates waves which are called the seismic waves and sometimes the earthquake waves। यानी कि जिस समय हमने कहा ये एनर्जी रिलीज हुई तो उस समय जो तरंगे उठी हैं, जो लहरें उठी हैं, उन्हीं तरंगों को सीस्मिक तरंगों का नाम दिया जाता है या भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। जी हां, यदि मैंने बात किया था कि फोकस वो एरिया था जहां पर भूकंप जनरेट हुआ, तो उसके बाद में ये जो आपको इसके सर्कल में जो जनरेट हो रही जो तरंगे दिख रही हैं
इन्हीं तरंगों को सीस्मिक तरंगों का नाम दिया जाता है। ये कौन सी तरंगे? ये सीस्मिक तरंगे हैं। और इन सीस्मिक तरंगों के कारण जो पृथ्वी सतह पर दरार उत्पन्न होती है, यानी कि जो फॉल्ट उत्पन्न होता है, भ्रंश उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग फॉल्ट का नाम देते हैं। यानी कि क्रैक पड़ जाता है तो फॉल्ट का नाम दिया जाता है कि वहां पर फॉल्ट बन रहा है जी। सीस्मिक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। सीस्मिक वेव को पुनः जो है दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव। देखो वैसे नाम से क्लियर हो जा रहा है, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव में अंतर क्या है, इस इमेज के थ्रू भी समझा जा सकता है। देखो हमने सपोज किया कि ये वाला जो स्थान है, ये जो रेड मार्क में कर रहा हूं दोस्तों, ये वाला हम लोग लेट्स सपोज कि ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है। इसको मैं लिख दे रहा हूं कि ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब इस पृथ्वी की सतह के अंदर यानी कि बीनीथ द अर्थ सरफेस, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के नीचे जो भी तरंगे ट्रेवल कर रही हैं, जो भी तरंगे वहां से क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, तो उन प्रकार की तरंगों को हम लोग नाम दे देंगे कि वो बॉडी वेव्स हैं। और जब वही वेव्स क्या करेंगे, हिट करेंगे अर्थ सरफेस को, और उसके बाद पृथ्वी सतह के बाहर जो तरंगे महसूस होती हैं, बाहर जो तरंगे चलती हैं, उन तरंगों को हम लोग नाम देते हैं दैट इज द सरफेस वेव्स। है ये सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव में भी जो है बॉडी वेव एंड सरफेस वेव दो प्रकार की होती हैं। चलो इसको भी डिफाइन किया जाए दोस्तों। बॉडी वेव्स आर द वेव्स जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस में जिनका जो है ओरिजिन हुआ, एंड मूव इन ऑल द डायरेक्शंस ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। अर्थ की बॉडी यानी अर्थ के नीचे जो है ये ट्रेवल करती हैं, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी वेव्स, इसीलिए इनको बॉडी वेव का नाम दिया जाता है। एंड द सेकंड वन इज द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस, जैसे ये सरफेस को हिट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, रॉक्स, एंड दे जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स, इट इज कॉल्ड एज द सरफेस वेव। जैसे ये बॉडी वेव्स निकली, इन्होंने जो है हिट किया सरफेस को, और यहां के बाद जो बाहर तरंगे जो निकली हैं, उन बाहरी तरंगों को सरफेस तरंगों का नाम यानी कि सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं सरफेस वेव्स को समटाइम्स जो है एल वेव्स भी कहते हैं, लॉन्ग जो है पीरियड वेव्स ये कही जाती हैं, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो वेव्स होती हैं वो एल वेव्स ही होती हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स ही होती हैं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ द सरफेस वेव। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो बॉडी वेव्स होती हैं, ये बॉडी वेव्स फर्दर दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव, जैसे कि नाम से क्लियर हो जा रहा है। देखो हम लोग जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो उस भूकंप का मेजरमेंट या उसका मापन या भूकंप को जो है पहली बार महसूस किया जाता है सिस्मोग्राफ पर। जो सिस्मोग्राफ होता है ना, उसमें भी जो रिक्टर स्केल्स एंड ऑल होते हैं, उन रिक्टर स्केल्स के माध्यम से, मर्केली स्केल के माध्यम से, एक और आता है रॉसी-फेरल स्केल, तो इनके माध्यम से जो है भूकंप को मापा जाता है। तो जब कभी भूकंप महसूस होता है तो उसमें जो तरंगे, जो वेव्स सबसे पहले अराइव होती हैं या सबसे पहले जिनको महसूस किया जाता है, उन्हीं को पी वेव्स या प्राइमरी वेव्स का नाम देते हैं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी वेव्स। इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी वेव्स। क्यों? क्योंकि फोकस में सबसे पहले जो तरंगे जनरेट हुई हैं दैट इज द प्राइमरी वेव्स। चलो इसको भी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। The types of body waves. Body waves जो है कितने प्रकार की होती हैं? There are two types of body waves. The very first one is primary waves, which is P waves, and the S wave यानी कि secondary waves. P waves और primary waves move faster and are the first to arrive at the seismograph. सीस्मोग्राफ में जो है यही तरंगे जो है पहले जो है नजर आती हैं, या इन्हीं को पहले जो है अराइव यहां पर होती हैं। देखो यहां पर एक इमेज है सीस्मोग्राफ का। इस सीस्मोग्राफ के माध्यम से सबसे पहले हम लोगों ने सीस्मोग्राफ पर जो है पी वेव्स को यानी कि प्राइमरी वेव्स को जो है यहां पर नोटिफाई किया है, यानी कि महसूस किया है, फील किया है। आफ्टर दैट एस वेव्स को, और सबसे लास्ट में आती है सरफेस वेव, जिनका ट्रेवलिंग पाथ सबसे लंबा होता है, सबसे डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। तो ये तीन प्रकार से जो है वेव्स हमें जानने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स इसको। द पी वेव्स और द प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर, ये जो है ज्यादा तेजी से गति करती हैं, एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ पर जो है पहली बार इनको महसूस किया जाता है। द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव, जैसे हमारे पास में ध्वनि तरंगे होती है ना, ठीक उसी प्रकार से जो है प्राइमरी वेव्स होती हैं। एंड दे ट्रेवल थ्रू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एंड दे ट्रेवल थ्रू द गैसियस, liquid and the solid materials, which means कि they can travel from all the materials, that is gaseous, liquid and the solid, यानी कि गैस अवस्था से, लिक्विड अवस्था से यानी कि द्रवीय जो अवस्था है, और साथ साथ में सॉलिड यानी कि ठोस जो है, इन तीनों में ट्रेवल करती है।
P waves vibrates parallel to the directions of the waves and this exerts pressure on the material in the direction of the propagation। देखो इनका ट्रेवलिंग पाथ एक बार नजर यहां पर दौड़ाते हैं। हमने कहा कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, इन प्राइमरी वेव्स में क्या होता है कि इनका जो पाथ होता है, इनका जो मतलब रास्ता होता है, ये अर्थ के जो है नीचे ही जो है ट्रेवल करती है, तो ये प्राइमरी वेव्स होती है। फिर उनके बाद में जो लॉन्गिट्यूडनल चल रही हैं, यानी कि जो है लंबवत चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल जो है मूवमेंट है यहां पर। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में एस वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और उसके बाद सरफेस वेव आता है जो पृथ्वी सतह के ऊपर ट्रेवल करती है। चलिए फ्रेंड्स, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स द डेंसिटी डिफरेंट इन द मटेरियल लैंडिंग स्ट्रेचिंग टू द स्क्वीजिंग टू द मटेरियल। मतलब ये जो है हर एक मैटर में, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, उसमें इसकी तीव्रता बदलती जाती है, इंटेंसिटी में जो है परिवर्तन आता जाता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, पी वेव्स। अब बात की जाए कि व्हाट इज सेकेंडरी वेव, एस वेव्स क्या होता है, तो पहला इसका आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो एस वेव्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जो है ट्रेवल करती हैं, गैस और लिक्विड में नहीं। ठीक है, ये नोट लाइन है फ्रेंड्स। S waves or the secondary waves arrive at the surface with some time lag। some time lag किसके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो गैप है, जो लैग है थोड़ा सा। They can travel only through the solid materials। This is the most important। सिर्फ और सिर्फ जो है ठोस पदार्थों से होते हुए ये ट्रेवल करती हैं। This characteristic of the S wave is quite important। Yes, this is the quite important characteristic actually। Yes, it has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth। पृथ्वी सतह के जो नीचे का भाग है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारा एक चैप्टर आएगा अपकमिंग वीडियोस के माध्यम से, जिसमें हम लोग अर्थ के नीचे तीन जो है संरचनाएं देखते हैं। एक आता है, सबसे ऊपर आता है क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ सरफेस है, क्रस्ट का जो लेंथ है लगभग मान के चलते हम लोग 30 से 35 किलोमीटर के पास। फिर 3500 किलोमीटर से 35 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 2900 किलोमीटर तक दूसरा एरिया आता है जिसको मेंटल कहते हैं, और इसमें भी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल होता है। आफ्टर दैट 2900 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है कोर एरिया, और कोर एरिया में भी आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के नीचे की संरचना क्या है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से। The direction of the vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane। ये मैंने पहले बता दिया कि परपेंडिकुलर होता है वर्टिकल प्लेन्स में, और ये आप लोग इस प्रकार से जो है यहां पर जान सकते हैं कि S वेव जो है ये क्या है, वर्टिकल से एंड परपेंडिकुलर जो है मूवमेंट कर रही हैं साथ में। hence they create through and the crest in the material through which they pass, and the surface waves are considered to be the most damaging wave। yes, ये भी जो है डैमेजिंग वेव्स है, विनाशात्मक किरणों के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वंस अगेन ये जो है एल प्रकार की वेव्स होती हैं। चलो इनको भी जानते हैं। एल वेव्स यानी कि सरफेस, ऑब्वियस सी बात है जो सरफेस पर तरंगे उठ रही हैं। When P and S waves reach to the Earth surface, they are converted into the L waves। जैसे ये दोनों तरंगे जो है पहुंचती है सरफेस पर, ये कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है L waves में। The L waves travel along the surface and cause the earthquake, and they are transverse in the nature and their velocity is much less than the P and the S wave। Velocity कम है, लेकिन जो है इनका क्या है, डिस्ट्रक्शन अधिक यहां पर होता है। These are the most destructive, देखो ये लिखा हुआ है, these are the most destructive and cover the longest distance among the three types of the waves। पी वेव, एस वेव, एल वेव्स में सबसे ज्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करती है, दैट इज द एल टाइप्स ऑफ वेव। आई रिपीट गाइज, आई रियली होप, आई रियली विश कि आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आ रही है। हाँ, थोड़ा लेंथ इसका जो है ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट भूकंप पर चर्चा करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि ये जो हमारे पास में वेव्स ट्रेवल करती हैं, क्या ये अर्थ के नीचे हर एरिया से होकर गुजरती है, या इसमें कुछ शैडो एरिया भी होता है? जी हाँ, तो इसमें कुछ छायांकित प्रदेश भी होते हैं, तो उन शैडो एरियाज के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट आता है शैडो जोन। अब शैडो जोन क्या होता है, एक बार इमेज के थ्रू भी समझते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर कहा है कि पी वेव जो है इसका शैडो जोन कौन सा है। शैडो जोन का मतलब सीधे सीधे यूं समझ लीजिए कि जहां पर ये ओरिजिनेट हुआ था, ओरिजिनेट होने के बाद एक ऐसा स्थान, ये वाला है शैडो जोन जो मैं अभी रेड मार्क कर रहा हूं, दिस इज द शैडो जोन। जिस स्थान पर जो है भूकंप की ये तरंगे नहीं पहुंच पाती हैं, उसी स्थान को शैडो जोन कहते हैं। और जो पी वेव्स का शैडो जोन है वो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में जो है काउंट किया जाता है या महसूस किया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि शैडो एरिया क्या है।
there exist some specific areas where the waves are not reported by the seismograph. seismographs के द्वारा जिन क्षेत्रों पर जो है वेव्स को यानी कि तरंगों को महसूस नहीं किया जाता, रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उस एरिया को हम लोग जो है शैडो जोन का नाम देते हैं. The study of different events reveals that for each earthquake there exists an altogether different shadow zone. हर एक earthquake में अलग अलग जो है shadow zone हो सकता है. It was observed that seismograph located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded to arrive of both P and S wave. P और S वेव में 105 के बाद जो है शैडो जोन स्टार्ट होता है किस पे, सीज्मोग्राफ पे. ये हम लोगों को जानकारी मिलती है. हाउएवर दिस सीज्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड द 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ P वेव्स बट नॉट द S वेव. मतलब P वेव्स तो 100 जो है 45 डिग्री के पास में महसूस हो सकता है, लेकिन जो है S वेव्स में ऐसा नहीं होता है. S वेव जो है 145 के बियॉन्ड जो है वहां पर नहीं काउंट होती है. तो ये शैडो एरिया कहा जाता है. यहां पर हम लोग S वेव का जो है ट्रेवलिंग पाथ या शैडो जोन देख सकते हैं. देखो ये जो है 105, यहां भी 105, 145 जो है यहां पर नहीं लिखा है 145. तो ये जो है हमारे पास में प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स का ट्रैवलिंग पाथ होता है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है, न बल्कि लिक्विड और गैस से. वो कौन कर रहा था ट्रेवल? प्राइमरी वेव्स कर रही थी. अ जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम द एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ द वेव. ये दोनों के लिए है. द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव. इसके बाद एस वेव्स जो है वो रिसीव नहीं करता है. एस वेव का पाथ देखो यहां पर रहेगा, इसके बाद जो है रिसीव नहीं करेगा. दिस शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन द पी वेव्स. जैसे कि इमेज में भी देख सकते हैं, इसका पाथ देखिए ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द प्राइमरी वेव्स. एंड this shadow zone of P waves appears as the band around the earth between 105 and the 145 away from the epicenter. And the last and the most important one is this shadow zone of S wave is not only larger in the extent, सिर्फ आकार में विस्तार में जो है बड़ा नहीं है, but it is also a little over 40% of the earth surface. ये जो है अर्थ सरफेस के 40% के हिस्से पर भी जो है मौजूद है. तो ये हमारे पास में आते हैं फ्रेंड्स शैडो एरियाज. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शैडो एरियाज जो है आप लोग इसको समझ पाए होंगे. लास्ट दो टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेप्थ. गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार. एंड आफ्टर दैट भूकंपीय जोन कौन से हैं भारतवर्ष में. चलिए इस पे भी डिस्कस करते हैं. अर्थक्वेक्स आर बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द फोकस. फोकस से जो है इसका कितना जो है गहराई है उसके आधार पर हम लोग तीन प्रकार से इसको बांट सकते हैं. और इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में दैट इज द शैलो अर्थक्वेक. शैलो का मतलब होता है शैलो का मतलब यहां पर हम लोग मॉडरेट भी लिख सकते हैं. मॉडरेट या शैलो यानी कि एक प्रकार से जो छिछला है. शैलो का मतलब क्या है? छिछला. या मॉडरेट का मतलब हम लोग कह सकते हैं जिनको सामान्य भूकंप कहते हैं. इन सामान्य भूकंप का फोकस से जो दूरी है, डेप्थ में जो दूरी है वो है 0 से लेकर लगभग 70 किलोमीटर डीप. आफ्टर दैट आता है मध्यवर्ती भूकंप यानी कि इंटरमीडिएट अर्थक्वेक. फोकस से लगभग 70 टू 250 समटाइम 300 जो है किलोमीटर्स भी इसको वहां पर महसूस किया जा सकता है. और तीसरा आता है डीप अर्थक्वेक यानी कि बहुत गहरे भूकंप जिनका जो है फोकस से लगभग 250 से लेकर 700 किलोमीटर जो है गहराई पे इनको महसूस किया जा सकता है. तो ये तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ. नेचर के आधार पर देखो टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी आता है यानी कि जब दो प्लेट किनारे आपस में टकराते हैं. लेट्स सपोज कि ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है. जब ये आपस में जो है टकराएंगी तो इसी कोलिजन के चलते, इसी जो है टकराव के चलते कंपन उत्पन्न होगा, भूकंप आएगा. तो वो उसके नेचर पर टेक्टोनिक जो है एक प्रकार का भूकंप हो सकता है. इसी प्रकार से वॉल्केनिक जो है भूकंप होता है. जिस समय वॉल्केनो बर्स्ट होता है उस समय भी भूकंप महसूस किया जा सकता है. और जैसा मैंने तीसरे बताया कि मानव जनित भी होता है. जब हम लोग कोई परीक्षण करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, धमाका करते हैं, तो वहां पर भी भूकंप को महसूस किया जा सकता है. तो दिस इज द टाइप्स ऑफ an earthquake on the basis of its depth. And final last topic for today is कि earthquake zone कौन कौन से इंडिया में. broadly speaking तो भारत जो है, इस भारत में कुल मिलाकर 5 अर्थ जोन क्वेक हैं. इसमें जो है पहला शामिल नहीं होता. जोन 2, जोन 3, 4, 5 ये 5 जोन हैं जिनमें उत्तराखंड 5वें में जो है शामिल है.
earthquake zones in India. The zones are divided on the basis of the modified Mercalli intensity scale. Mercalli scale पे जो इसका जो है intensity आता है, which measures the impact of the earthquake, जो कि earthquake के जो है impact को महसूस करता है कि कितनी intensity के साथ आया है, कितनी तीव्रता के साथ आया है. The areas covered under the different seismic zones include zone second. ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें zone 2, 1 नहीं, zone 2 आता है. इट फॉल अंडर द लो इंटेंसिटी जोन, यानी कि इसमें जो है कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं और ये लगभग देश भर के 40.93% एरिया, ये हालांकि डायरेक्टली नंबर्स में नहीं पूछता लेकिन अराउंड मान के चलते हम लोग 41% एरिया 40.93 एरिया जो है देश का इसी जोन 2 के भीतर आता है. और मेजर पार्ट की मैं बात करूं तो जो पेनिनसुला रीजन है हमारे पास में साउथ इंडिया का और जो कर्नाटक प्लेटू है इसके आसपास के क्षेत्रों में जोन 2 का क्षेत्र माना जाता है. कम भूकंप आते हैं, लो इंटेंसिटी के आते हैं. ठीक है, मतलब ज्यादा जो है जान माल की हानि वहां पर नहीं होती है. फिर जोन 3 की बात की जाए तो इसमें जो है मॉडरेट भूकंप आते हैं. मॉडरेट का मतलब वंस अगेन कि मध्यवर्ती आएंगे, सामान्य आएंगे, ठीक है, मॉडरेट आएंगे. लगभग 30.79 एरिया ऑफ द कंट्री इसी में मौजूद है. इसमें स्पेशली केरल, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स वाला जो एरिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हो गए, गुजरात है, इसमें वेस्ट बंगाल है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ये जो है जोन 3 में आ सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा क्या होता है लो इंटेंसिटी से ऊपर बढ़ के मॉडरेट इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं. फिर जोन 4 आता है. इसमें जोन 4 के अगर हम लोग बात करें तो इसमें सीवियर इंटेंसिटी वाले जो है भूकंप आने के चांसेस रहते हैं. सीवियर इंटेंसिटी का मतलब है कि यहां पर जो है थोड़ा तीव्र भूकंप आएंगे, थोड़ा जो है भयानक भूकंप आएंगे. एंड ये लगभग देश के 17.49 भाग में जो है फैला हुआ है. और इसमें जो है द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग आते हैं. हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, एनसीटी वाला यानी कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली वाली, ये आ जाएगा. सिक्किम है, नदन पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग इसमें शामिल होते हैं. फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसी में गुजरात आता है, कुछ भाग इसमें महाराष्ट्र के आते हैं. और साथ साथ में जो राजस्थान है, इस राजस्थान के क्षेत्रों को भी जोन 4 में जाना जा सकता है. और अंतिम आता है फ्रेंड्स जोन 5, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें याद रखना है कि इसी के भीतर जो है उत्तराखंड को भी जो है जाना जाता है. इट फॉल्स अंडर द वेरी सीवियर, एक था सीवियर इंटेंसिटी जोन, एक है वेरी सीवियर, अति भयानक भूकंप के जो क्षेत्रों में हैं उनमें लगभग 10.79% एरिया कवर है देश का. और इसमें हमारा पूरा द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पूरा जो 7 सिस्टर्स हमारे पास में स्टेट हैं, यानी कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और साथ साथ में सम पार्ट्स ऑफ द JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी इसी में शामिल है. फिर जो है रण ऑफ कच्छ गुजरात वाला, पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार यानी उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं, ये सारे हिस्से जो हैं इसी जोन 5 में आते हैं. तो जी हां दोस्तों, यहां पर आज की वीडियो का समापन कर रहा हूं. मैं उम्मीद करूंगा कि भूकंपीय जोन को लेकर या भूकंप को लेकर जो भी आपके मन में, जो भी आपके जो है मस्तिष्क में डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हुए होंगे. और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं गाइज, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस, न्यू नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे. टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल. थैंक यू सो मच.